दोस्तों प्रणाम। आप सभी का मैं संजीत सिंह राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बेहद ही इम्पोर्टेंट जबरदस्त टॉपिक समास लेके आया हूं, जिसको लेकर के छात्रों के बीच में हमेशा उहापोह की स्थिति रहती है कि सर इसका समस्त विग्रह क्या होगा, इसमें सर कौन सा समास है, या बहुत सारे मैटर्स वनडे एग्जाम्स को लेकर के, एकेडमिक एग्जाम्स को लेकर के समास को बहुत बड़ी लेकर दिमाग में डाउट क्रिएट होते रहते हैं। आज हम पूर्णतया समास का 100% गारंटी है, आज समास का संपूर्ण ऑपरेशन करेंगे और पूरे एक वीडियो के अंदर ही इस टॉपिक को पूरी तरह से आज व्याख्या करेंगे उदाहरणों के साथ। और आपसे अनुरोध रहेगा, मेरा अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि अगर आप वीडियो के प्रारंभ से लेकर अंत तक वीडियो में मेरे साथ विद्यमान रह गए तो 100% चैलेंज है, गारंटी है, देशज मसाले के साथ, यस के सिंह के सूत्रों के साथ, मसाले के साथ आज समास की समस्या का समाधान करेंगे। तो मित्रों हम चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है समास। देखो, समास की व्याख्या करने से पहले, विशेष व्याख्या करने से पहले कुछ टर्म्स को मैं समझाना चाहूंगा, जिसमें पहले ही अगर समास को तोड़ा जाए, शब्द समास की संधि की जाए तो वह पद आता है सम धन आश। सम धन आश दीर्घ संधि, सम धन आश। आपको पता होना चाहिए कि सम शब्द का अर्थ संक्षिप्त होता है। सम का अर्थ ही क्या है? संक्षिप्त है। और आस का अर्थ कथन, आस का अर्थ कथन या शब्द है। क्या? समास दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस आश, जिसमें सम का शाब्दिक अर्थ है। सम का, कल पूछे समास में सम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो अर्थ है संक्षिप्त, और आस का कथन या शब्द। जब इस समास की शब्द की संधि की गई तो इसकी परिभाषा निकल के आई, इसका अर्थ निकल के आया, और क्या निकल के आया इसके विषय में मैं बताऊं कि इस आधार पर समास का, किसका भाई, आज समास की चर्चा हो रही है, समास का शाब्दिक अर्थ। कौन सा अर्थ? शाब्दिक अर्थ। परिभाषा नहीं बता रहा हूं, शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके इसको अंडरलाइन कर दिया, संक्षेप है। मैटर समझ रहे हो? अगर बोलता है कि समास की संधि करो तो सम धन आश, सम धन आश में पूछता है कि सम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संक्षिप्त, और आश का शाब्दिक अर्थ कथन या शब्द। परंतु समास का शाब्दिक अर्थ बोले तो वो है संक्षेप। क्लियर? अब इस आधार पर समास की परिभाषा क्या आती है, इसकी परिभाषा क्या आती है, ये मैं अब परिभाषा लिख रहा हूं। डेफिनेशन क्या आती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को, कौन सा शब्द? सार्थक शब्द। ग्रामर कभी, व्याकरण कभी निरर्थकता की बात नहीं करता। सार्थक शब्द को क्या कहते हैं सर? सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द को समास कहते हैं, समास कहते हैं। क्लियर? देखो यहां पे दो तीन तरह के प्रश्न बन गए वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट कि सम धन आस में सम का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर क्या मारोगे? संक्षिप्त। आस का शाब्दिक अर्थ बोले तो क्या मारोगे? कथन या शब्द। अगर बोलता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसका? समास का, तब उत्तर क्या मारना है? संक्षेप। ये डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन है। और बोलता है इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से
बने सार्थक शब्द को, व्याकरण कभी निरर्थकता की बात नहीं करता, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्लियर? ये थी समास की परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ। आप इसको नोट कर लो। तब तक मैं अब ऊपर से इस मैटर को हटा रहा हूं। हटा करके कुछ मैं अब बिंदुओं की चर्चा कर रहा हूं। समास जानने से पहले, व्याख्या उसका विग्रह करने से पहले, उसके समस्त पद का निर्माण करने से पहले कुछ चीजों को, कुछ टर्म्स को जानना बेहद ही क्या है, जरूरी है। जैसे आप जानिए कि इसने कहा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे मालूम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समस्त पद। क्या कहा जाता है? समस्त पद। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। मुख्य तथ्य, मुख्य तथ्य। तो मुख्य तथ्य में मैंने क्या, मुख्य तथ्य में मैं पहला पॉइंट दे दे रहा हूं, क्या? समस्त पद, समस्त पद, या इसी का दूसरा नाम है समासिक पद, समासिक पद, समस्त पद या समासिक पद, समस्त पद या समासिक पद। क्लियर? ये क्या होता है कि जब ये, और दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट भी मैं बता रहा हूं यहां पे, समास विग्रह। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? समास विग्रह। संधि में पूछी जाती है विच्छेद और समास में पूछा जाता है विग्रह। तो अभी मैं समझा रहा हूं कि समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहां पर ये क्या है? तीन शब्द हैं, राजा का और पुत्र, तीन पद। ये चूंकि दो मुख्य पद हैं, पुत्र और राजा, जिसमें कारक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यह क्या है सर? ये क्या है? ये समास विग्रह है। ये क्या है? इसको क्या आप कहोगे? समास विग्रह। यह है समास विग्रह। और इससे बनने वाला समस्त पद, यानी यह व्याख्यान्वित पद है, इससे बनने वाला संक्षिप्त रूप, इसका संक्षेप क्या होगा? वह संक्षेप होगा राजपुत्र। राजपुत्र संक्षेप है किसका? राजा का पुत्र। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त रूप बना, संक्षिप्तीकरण हुआ, वही क्या कहलाया? समास कहलाया। अर्थात वही कहलाया समस्त पद या समासिक पद। तो कल पूछे कि राजा का पुत्र और राजपुत्र में समस्त पद या समासिक पद क्या है, तो उत्तर राजपुत्र को मारना है समासिक पद, नील गगन को मारना है समासिक पद, समस्त पद, और नीला है जो गगन, उसको मारना है समास विग्रह या समास व्याख्या। मैटर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये राजा का पुत्र, राजपुत्र। क्लियर? ये समस्त पद और ये विग्रह हुआ। अब तीसरे पॉइंट पे जानना है, तीसरे पॉइंट पे जानना है कि समास लगभग 99.99% दो ही पदों का मेल होता है, दो पदों का मेल होता है, जिसमें जो पहला पद होता है, पहला पद समास में पहला पद कहलाता है, मालूम क्या? पूर्व पद। पहला पद जाना जाता है किस नाम से? पूर्व पद से। पहला पद पूर्व पद कहलाता है। और दूसरा पद, दो पद होते हैं, दूसरा पद कहलाता है सर उत्तर पद। उत्तर पद। क्लियर? यानी पहले वाला पद पूर्व पद, अब बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। अभी हम लोग के सामने एग्जाम्पल है, जैसे यहां पर राजपुत्र को देखते हैं, राजपुत्र, तो यहां पर मैं देखूं तो इसमें दो पद हैं, राज और पुत्र, राज और पुत्र। तो राज इसमें कौन सा पद हो गया? पहले है कि बाद है? पहले है। तो सर राज पूर्व पद हो गया और पुत्र क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। क्लियर? उत्तर पद हो गया। वैसे ही मैं नील गगन बोलूं तो नीला पूर्व पद हुआ, नील पूर्व पद हुआ और गगन उत्तर पद हुआ। अगर प्रतिदिन बोलूं तो प्रति पहले है ना, तो जोन पहले रहेगा वो पूर्व पद है और जोन बाद में रहेगा वो उत्तर पद है।
अर्थात समास में दो ही पद पाए जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और इन्हीं को मिलाकर यह समस्त पद कहलाता है। और उसकी क्या की जाती है? व्याख्या, यानी समास विग्रह। तो मुझे आशा है आप सम धन आश समास संधि करने के बाद शब्दों का अर्थ जान गए होंगे। समास का अर्थ जो है, समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप है। समास की परिभाषा क्या है? कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं मित्र? समास कहते हैं। समास के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है समस्त पद या सामासिक पद, और एक होता है समास विग्रह। जब पदों की व्याख्या की जाती है तो वो कहलाता है समास विग्रह, और जब विग्रहित व्याख्यान्वित पद का संक्षेप किया जाता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है, तो वह कहलाता है समस्त पद या सामासिक पद। ये मैंने उदाहरण देकर के बताया। और समास में दो पद पाए जाते हैं। पहले पद को, जो पहले पद आता है, पूर्व पद, और बाद वाले पद को उत्तर पद, अर्थात दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। क्लियर? अब यहां तक हम लोग पहुंच गए, और यहां से मैं अब इसको फिर से हटा रहा हूं, और समास के अवभेदों के ऊपर मेरी व्याख्या चालू होगी। किसके ऊपर हम लोग अब चर्चा करने चल रहे हैं? समास के भेदों की चर्चा चालू होने जा रही है। तो कंसंट्रेट हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, कलम और कॉपी लेकर के जरूर बैठिए, जहां मेन पॉइंट्स हैं वहां पर नोट करते जाइए। अब देखो, मैं पहले ही मारूंगा रामबाण, यश के सिंह का देशज मसाला। कैसे? जरा देखो, अगर हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि समास के, अब किसकी चर्चा करने जा रहा हूं? भेद की। इसके भेद की चर्चा करने जा रहा हूं। तो भेदों के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है। लड़के कहते हैं कि सर हमको भेद भूल गया, या ये हुआ, वो फलाना ढिमकाना। तो एक बात ये जान जाओ कि आज मैं एक ऐसा मसाला दूंगा जिसको एक लाइन केवल दिमाग में रखोगे और समास के भेद हमेशा क्लियर रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे हो। गाना गाते गाते इसे समास खत्म करेंगे हम लोग। अब आया मैटर कि देखो, जब समास के भेदों की चर्चा होगी तो मैं एक सूत्र लिख रहा हूं। ये एकदम मेरा सूत्र है, ये किताबी सूत्र नहीं है। और सूत्र मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। द्वंद्वी मैं लिख रहा हूं, सॉरी, हाँ, द्वंद्वी अब तक, ये एक मैं लाइन लिखा। क्या लाइन लिखा? द्वंद्वी अब तक। यही। अब आप सोचोगे यार गुरुजी ये क्या लिख रहे हो? तो मैंने लिख दिया, समास के भेदों को लिख दिया। समझ में आ रहा है? नहीं ना? अब देखो, क्लियरफाई कर रहा हूं। समास के भेदों को मैंने लिखा द्वंद्वी अब तक। इसकी अगर व्याख्या करोगे तो द्व से इसके 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। मूल रूप से 4 ही भेद हैं। प्राचीन व्याकरण 4 भेदों की ही चर्चा करता है। तत्पुरुष समास के वो बने हुए भेद के रूप में कर्मधारय, और कर्मधारय से बने हुए भेद के रूप में द्विगु की चर्चा करता है। लेकिन आज का आधुनिक व्याकरण उन 6 को समास के भेदों के रूप में मानता है। तो आपको कल पूछे समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद। देखो यहां इशारा दे दिया हूं, 1 2 3 4 5 6। और वो क्या हो गया? पहला भेद, ये ट्रिक से द्वंद्व। पहला भेद क्या हुआ? द्वंद्व, पहला भेद। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 2 तरीका है। इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? द्वंद्व, ये द्वंद्व हो गया, द्वंद्व समास। दूसरा जो समास हुआ देखो, द्वि है, तो इसको क्या हो गया? ये द्विगु। पहला हो गया द्वंद्व समास, द्वंद्व। दूसरा हो गया द्विगु समास। और अब मैंने तीसरा अक्षर क्या लिखा? अ। तो अ से बना, क्या बना? अव्ययी भाव। क्या बना सर? अव्ययी भाव। अब इससे बना क्या? अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास बना। ठीक है। द्वंद्वी अब तक, कब तक? द्वंद्वी माने दुश्मन भी होता है। द्वंद्वी कब तक? जब तक कि समास समझ में ना आ जाए। तो दिमाग में रखो, चलते चलते द्वंद्वी अब तक। द्व से द्वंद्व, द्वि से द्विगु, अ से अव्ययी भाव, और ब से बहुब्रीहि। ब से क्या बना? बहुब्रीहि समास।
ब से बना, ये यस के सिंकट की देसी मसाला है यार। और त से बना चौथा नाम पड़ा तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और अंतिम क, और क से क्या बना भैया, कर्मधारय। क्या बन गया हो, कर्मधारय, कर्मधारय समास। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो एक लाइन खाली दिमाग में रखना है, क्या रखना है, द्वंद्वी अवतक भेदों को याद करने के लिए द्व से द्वंद्व, द्वि से द्विगु, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय। ये हुए समास के कितने भेद, 6 भेद हुए। क्लियर। अब देखो भाई, अब इसी में मैं साथ साथ में, ये तो समास के भेद हुए, मैं पदों की प्रधानता भी बताते चल रहा हूं। पदों की प्रधानता किस समास में, किस समास में किस पद की प्रधानता होती है। तो मित्र यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां ऊपर हेडिंग बना रहा हूं, पदों की प्रधानता। किसकी प्रधानता, पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता में मैंने एक हेडिंग डाल दी, अब नीचे लिख दे रहा हूं पदों की प्रधानता। देखो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास के कौन पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास, द्वंद्व है और द्वंद्व माने युद्ध होता है, द्वंद्व मीन्स लड़ाई होती है। और द्वंद्व कभी भी एक कमजोर और एक मजबूत के बीच नहीं होती, द्वंद्व हमेशा बराबर वालों के बीच में होनी चाहिए। अगर भैया मेरा अगर कुश्ती करा दोगे सुशील यादव से तो हमारा टटुआ पकड़ेगा, ठाई चपटक देगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो द्वंद्व कराने के लिए हमारे जैसा पहलवान लाओ, हमारे जैसा पहलवान लाओ, सुशील यादव के लिए सुशील यादव जैसा पहलवान लाओ। तो इसमें दोनों ही पद बराबर की वैल्यू रखते हैं, बराबर का महत्व रखते हैं। कुछ बच्चों के भ्रम में, दिमाग में भ्रम हो जाता है कि सर कहीं एक दूसरे के विरोधी तत्व तो नहीं है, जैसे भाई बहन, रात दिन, अच्छा बुरा, पाप अपाप, तो ये एक दूसरे के विरोधी तत्व द्वंद्व समास में नहीं होते सर। ये एक दूसरे के जैसे तत्व होते हैं जो मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं, पूरक तत्व होते, कंप्लीमेंट होते हैं। तो द्वंद्व के दोनों पद प्रधान हैं। और किसका, द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान। द्विगु समास का कौन पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। बड़ी आसान है, देखो तत्पुरुष का, कर्मधारय का और द्विगु का उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान, अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान और बहुब्रीहि का कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तो द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान, अव्ययी भाव का कौन पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान। और बहुब्रीहि समास का, बहुब्रीहि समास का दोनों पद अप्रधान, दोनों पद क्या, अप्रधान। तो कौन पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। क्लियर। अगर कल एग्जाम में पूछता है कि किस समास का पूर्व और उत्तर पद प्रधान नहीं होता, तो वह एक ही उत्तर है, बहुब्रीहि। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो मारना उत्तर क्या, द्वंद्व। कि अभी ये द्विगु समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद होता है, और बहुब्रीहि का दोनों में से कोनो पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष और कर्मधारय, तत्पुरुष का भी कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान, बाद वाला पद प्रधान, उत्तर माने बाद। और कर्मधारय समास का भी कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है। मैटर समझे कि नहीं समझे। तो ये मन में क्वेश्चन मत रखना भैया कि देखो भाई गलती मत कर क्या ना, हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन तक सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता के लिए। आप भरोसा करो या ना करो, मेरा त्योहार आपकी सफलता है, मेरी जिंदगी आपकी सफलता है, और मेरे लिए आपकी सफलता से बढ़कर कुछ भी नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, सक्सेस 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 ऑफ योर्स। सो आप फोकस करो, एक एक बिंदु को देखो, और जहां समस्याएं हो रही है उसे कमेंट बॉक्स में तुरंत भेजो। और मैं वादा कर ही चुका हूं, एक बार सारे मैटर्स को, सारे वीडियोज को
मुझे YouTube के माध्यम से वीडियो बना के भेज लेने दो। आप अभी जब समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी 1 महीने 2 में, जब तक मैं पूरा वीडियो नहीं भेज दूंगा उसके बाद ही मैं लाइव क्लास में लेकर के आऊंगा, तब डिस्कशन करेंगे, डायरेक्ट डिस्कशन। लेकिन अभी हम लाइव क्लास नहीं लेके आ रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, एक बार आप सारे कंसेप्ट को इन वीडियोज के माध्यम से क्लियर कर लो, तब हम स्टेज पर डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम खेलेंगे हम लोग। तो ये मैटर समझ में आया ना सर कि तत्पुरुष के 6 भेद हैं, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। अब दिमाग में एक चीज और भी होगी कि सर क्या इन समासों का कोई निश्चित क्रम है? तो इस बात को आप भूल जाइए, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। आप चाहें तो किसी भी समास को पहले लिख सकते हैं, परंतु वैयाकरणों ने जो एक दृष्टिकोण दिया उसमें पहला नाम दे रखा है अव्ययी भाव को, दूसरा नाम दे रखा है तत्पुरुष को, तीसरा नाम दे रखा है द्वंद्व को, चौथा नाम द्विगु को, पांचवा कर्मधारय और छठवें के रूप में बहुब्रीहि समास को मान्यता मिली है। अदरवाइज आपको समझना है यार, ये कहीं से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ये नोटिफिकेशन है ही नहीं कि समास का तीसरा भेद कौन है, दूसरा भेद कौन है, पहला भेद कौन है, ये कोई मैटर नहीं है। आप चाहे जिस तरह रखो, जिस नंबर पे रखो, आपको ये कौन सा किस में पद प्रधान होता है और कौन कौन समास होते हैं ये क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और एक एक समास की उदाहरणों के साथ व्याख्या करेंगे। क्लियर? तो चलो अभी यहां से आप नोट कर लिए होंगे, मुझे आशा है। मैं इसको हटाता हूं और ये ट्रिक दिमाग में रहे, का द्वंद्वी द्वंद्वी अब तक, ये खाली यही ट्रिकवा रखोगे ना, गुरु समास के तभेद जिंदगी भर नहीं भुलाई। द्वंद्वी अब तक, द्व से द्वंद्व, द्वि से द्विगु, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय। और पदों की प्रधानता के आधार पर आपने देखा कि द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु का उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययी भाव का पूर्व पद और बहुब्रीहि का ये दोनों पद ही अप्रधान होते हैं, बल्कि एक अन्य पद, तीसरा पद प्रधान होता है। तो चलो हम अब बारी बारी उदाहरणों के साथ व्याख्या के सहित कुछ हम देशज फार्मूले को अपने अनुभव को लेकर इसकी व्याख्या करते हैं। तो भाई मेरे, पहला भेद जो है, हम भी व्याकरण के अनुसार, किताबों के अनुसार ही चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हम भेदों की व्याख्या करते हैं तो इनकी व्याख्या हम व्याख्या करते हैं। तो पहली व्याख्या किसकी मैं भी करने चल रहा हूं, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव की व्याख्या शुरू। अव्ययी भाव, तो भाई अगर अव्ययी भाव को देखोगे तो ये अपनी परिभाषा, अपनी व्याख्या ये खुद करता है, बस शब्द को ध्यान से देखना है। बोलता है कि भाव, भाव किसका भाव? अव्यय का, यानी जिस समस्त पद में, जिसके समास विग्रह में किसका भाव छुपा हो? अव्यय का। और जिसका भाव जिसके अंदर रहेगा, साहब प्रधानता भी तो उसी की ही होगी ना। जिसका भाव जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखऊं तिन तैसी। तो कहता क्या है कि भाव इस समास के अंदर अव्यय का है, इसलिए इस समास का प्रधान पद अव्यय ही होता है। प्रधान पद क्या होता है? अव्यय, अधन व्यय, यानी जो खर्च ना हो सके, जिसके रूप पर कोई असर पड़ ही ना सके, वे पद अव्यय कहलाते हैं। और अव्ययी भाव का पूर्व पद इसीलिए प्रधान होता है क्योंकि इसमें भाव किसका होता है? अव्यय का, और पूर्व पद अव्यय होता है। तो इस चीज को मैं नोट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसकी परिभाषा इसी में है, सबकी परिभाषा, सब में शब्द बहुत सारी व्याख्या करते हैं सर, बस उन्हें समझने की जरूरत है। इसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका पूर्व पद प्रधान होता है तथा उसमें तथा, हाँ, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व, यहां से मैं हटाता हूं, पूर्व पद प्रधान
तथा यहां पे डाल देता हूं, तथा पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय, क्या सर, अव्यय। और वे अव्यय क्या होते हैं, लगभग लगभग उपसर्ग, उपसर्ग भी अव्यय हैं, उन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। क्लियर। अब उसमें से कौन कौन से अव्यय, कौन कौन से उपसर्ग प्रायः प्रयोग में आते हैं, ये मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं। ये अब ट्रिक है, क्या ट्रिक है, इसमें 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 क्या होता है, प्रायः प्रायः पूर्व पद में, पूर्व पद में, क्योंकि पूर्व पद ही प्रधान होता है, पूर्व इसके किसमें, पूर्व पद में क्या होता है, पूर्व इसके प्रायः पूर्व पद में अनु एक उपसर्ग है, अनु, आ, प्रति, भर, है ना, प्रति, भर, समझे, यथा, यथा, यथाशक्ति, यावत, यावत, अथवा, अथवा, हर का प्रयोग होता है, हर का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। क्लियर, होता है, मैटर समझे। अब मैं उदाहरणों के साथ इसकी चर्चा करूंगा। जैसे प्रतिदिन, तो पूर्व पद प्रति हुआ, पूर्व पद क्या हुआ, प्रति हुआ। आजन्म, आजन्म, तो आज भर पेट, ये सभी के सभी उदाहरण किसके बनेंगे, अव्ययी भाव के। मैं व्याख्या भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहां एक नोट डाल रहा हूं, नोट को ध्यान से रखना, नोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। नोट क्या कहता है कि जब किसी समास के दोनों पद समान हों, दोनों पद समान हों, दोनों पद एक ही हों, समान हों, तो वह अव्ययी भाव है, वह अव्ययी भाव है। क्या है, वह अव्ययी भाव है जब दोनों पद समान हों। जैसे कि मैं चर्चा कर ले रहा हूं, जैसे क्या, रातों रात, रातों रात, दोनों पद देखो, रात रात, ये रात और रात नहीं कर सकते, रातों रात, दोनों पद समान हैं। हाथों हाथ, समझे, हाथों हाथ, दिनों दिन, दिनों दिन, ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं मालूम, अव्ययी भाव के, जिसमें दोनों पद एक ही हैं। हाथ और हाथ है, दिन और दिन है, रात और रात है, तो दोनों पद एक ही होंगे, तो 100% आंखियां मूंद के मार के आना, क्या, अव्ययी भाव। और अगर ये गड़बड़ा गया तो समझ लो ऑफलाइन में अगर मिल गए तो मेरा मूड भी गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग में इस चीज को रखना कि अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है, क्योंकि उसके अंदर भाव किसका है, अव्यय का, और पूर्व पद हमेशा अव्यय होता है। और अव्यय का मतलब जिस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव न पड़े, जो जिसका रूप बदल न सके। और कहता है कि उसमें प्रायः कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, अनु आ सकता है, अनु आता है, आ सकता है, प्रति आ सकता है, भर आ सकता है, यथा आ सकता है, यावत आ सकता है, या हर आ सकता है। अभी मैं कुछ उदाहरणों के साथ उसकी व्याख्या करता हूं। आप यहां पर ध्यान दो कि मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं अव्ययी भाव के। मैंने एक शर्त रखी कि अव्ययी भाव का पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय जिस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव न पड़े, वो प्राय उपसर्ग भी होते हैं। और उत्तर पद दो पद हो गए, और इसके विग्रह, इसका विग्रह, मैं इन तीनों चीजों की चर्चा कर रहा हूं। और यहां मैंने लिख रखे हैं समस्त पद। ये क्या है सर, समस्त पद, ये है समस्त पद या सामासिक पद। प्रतिदिन, आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, अनुरूप और रातों रात। इनको मैं पहले विग्रह करता हूं और फिर मैं इनका ये विग्रह की व्याख्या करूंगा। पहले इनको मैं तोड़ता हूं, दो पदों में अलग अलग करता हूं। तो देखो, प्रतिदिन में, जो प्रतिदिन में है, पूर्व पद प्रति और उत्तर पद दिन। तो प्रति ये पूर्व पद है और प्रति क्या है, एक उपसर्ग है। मैं टॉपिक जब वीडियो लेके आऊंगा उपसर्ग तो मैं बताऊंगा, प्रा अपि अनु, नीर निश दूर दुस सु कु अभि अव शम अप पा नि स त प्रति अति उद ध वि और सु और कु, ये उपसर्ग होते हैं। उन उपसर्गों की भी चर्चा मैं एक वीडियो के अंदर करूंगा।
तो ये प्रतिदिन में प्रति एक अव्यय है और उत्तर पद क्या है, दिन। देखो पहले मैं दोनों पदों को अलग अलग करता हूं। तो प्रतिदिन में कहे कि पूर्व पद क्या है, तो प्रति, और प्रति का लिंग वचन कारक इसका रूप नहीं बदलता, इसलिए ये अव्यय है। और दिन इसका उत्तर पद है, बाद वाला पद। आजन्म, आजन्म में पूर्व पद क्या है, आ है, जो एक उपसर्ग है। और उत्तर पद क्या है, जन्म, उत्तर पद जन्म है। अगर मैं यथाशक्ति कहूं तो यथाशक्ति में अव्यय यथा का प्रयोग हुआ। पूर्व पद यथा जो अव्यय है और उत्तर पद शक्ति, उत्तर पद शक्ति, दूसरा पद शक्ति हुआ। भर पेट में भर जो है वो पूर्व पद है, जो कि क्या है, एक अव्यय है, और इसका उत्तर पद क्या हुआ, पेट। अनुरूप, अनुरूप में पूर्व पद अनु, जो एक उपसर्ग है। मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रायः अव्ययी भाव समास में कौन कौन से उपसर्गों का, अव्ययों का प्रयोग होता है, वो है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत और हर, यावत और हर। तो आप देख रहे हो अनुरूप में अनु एक अव्यय है और उत्तर पद क्या है, रूप। तो इसमें अनु की प्रधानता है, इन पूर्व पदों की प्रधानता है। और रातों, रात में पहला पद रात है, रात कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय का भेद होता है। अव्यय भी एक टॉपिक चलेगी सर, कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें उदाहरण रात होता है। तो रात और प्लस रात ये हो गए, ये इसका पूर्व पद प्रधान है, ये पूर्व पद प्रधान है, ये सभी पूर्व पद प्रधान और अव्यय हैं। अब इनकी व्याख्या करूं तो ये व्याख्या होगी प्रतिदिन की, प्रतिदिन की व्याख्या क्या हो जाएगी, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन की व्याख्या होगी प्रत्येक दिन। आजन्म की व्याख्या होगी जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। और यथाशक्ति की होगी शक्ति के अनुरूप या शक्ति के अनुसार, ठीक है, ये यथा शक्ति की होगी। यथा बल, बल के अनुसार, यथा संभव, संभावना के अनुसार। भर पेट, भर पेट की व्याख्या होगी पेट भर के, क्या होगी, सॉरी, भर पेट की व्याख्या क्या होगी, पेट क्या, पेट भर के, भरपेट बोलते नहीं हो, भरपेट खाली है, तो भरपेट अव्ययी भाव का उदाहरण है। अनुरूप, रूप के योग्य, अनु एक उपसर्ग है जिसका एक अर्थ होता है योग्य, रूप के योग्य या रूप के अनुसार। और रातों, रात का मतलब होता है रात ही रात में, रात ही रात में। कहते हो ना रातों रात वो अमीर हो गया है, रातों रात वो स्टार बन गया। तो प्रतिदिन की व्याख्या, प्रतिदिन में दो पद हुए, प्रति और दिन, व्याख्या प्रत्येक दिन। आजन्म आ अव्यय और जन्म उत्तर पद, प्रधान पद ये हैं और इनकी व्याख्या ये है। इस तरह आप लोगों ने अव्ययी भाव समास को उदाहरणों के साथ देखा। अब हम इनको हटाएंगे और दूसरे समास की व्याख्या करते हैं। ये दूसरा समास क्या, तत्पुरुष समास। नाम तत्पुरुष समास, पहला हम लोगों ने अव्ययी भाव की व्याख्या देखी, अब तत्पुरुष समास की व्याख्या और समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अब क्या कहा कि जिस समास का, तत्पुरुष समास का, इसका कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, और अव्ययी भाव का पूर्व पद। जिस समास का, जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, ये पहचान है, ये परिभाषा पूछ सकता है कि इनमें से किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन में दे दिया द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो 100% उत्तर क्या मारना होगा, तत्पुरुष समास। इसकी थोड़ी व्याख्या डिटेल में करूंगा। क्या कहते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा, तथा दोनों पदों, दोनों पदों, समस्त पद में भाई साहब, दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का, किसका, कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का क्या हो, लोप हो, लोप।
कारक चिन्हों का लोप हो, किसमें? समस्त पद में। और जैसे ही विग्रह करोगे, समास विग्रह, कारक का चिन्ह उपस्थित हो जाएगा। समास विग्रह में कारक का चिन्ह आ जाएगा और समस्त पद में कारक का चिन्ह लोप होगा। समस्त पद का कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। किस समास में? तत्पुरुष समास में। अब मैटर आया कि तत्पुरुष समास से ही, आपको मैं बताया प्राचीन व्याकरण में तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल कर दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, हिंदी व्याकरण में इसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं किया। संस्कृत व्याकरण और कहीं कहीं इसकी चर्चा होती है। मैं आपको बता देता हूं कि विभक्तियों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर ये तत्पुरुष समास के भेदों की व्याख्या की गई। तो जो पहला भेद आया, इसका जो पहला भेद आया, इसके भी विभक्तियों के आधार पर 6 भेद हुए। तत्पुरुष समास के विभक्ति आधार पर, कारक के चिन्हों के आधार पर कितने भेद हुए? 6 भेद हुए, जिसमें पहला हुआ कर्म तत्पुरुष। क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष। कर्ता तत्पुरुष नहीं ना लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसका कारण मैं बताऊंगा। कर्म तत्पुरुष। दूसरा जो होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम करण तत्पुरुष। यहां मैं कारक का चिन्ह लिख दे रहा हूं। कर्म तत्पुरुष में कारक का चिन्ह को लोप होता है। समस्त पद में कर्म तत्पुरुष के अंदर कारक का चिन्ह को लोप होता है। जो इसका दूसरा भेद होता है उसका नाम क्या है? करण तत्पुरुष। नाम करण तत्पुरुष। और संस्कृत में तृतीया तत्पुरुष, जिसके अंदर जो चिन्ह लोप होता है कारक का, वो से या के द्वारा ये चिन्ह होता है। से या के द्वारा ये चिन्ह लोप होता है। जो तीसरा होता है उसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें कारक का चिन्ह क्या लोप होता है? के लिए। ठीक है। और जो चौथा होता है उसका नाम है अपादान तत्पुरुष, जिसमें कारक का चिन्ह क्या लोप होता है? से। आप यहां भी से देख रहे हो, यहां भी से देख रहे हो, तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। करण तत्पुरुष में ये मैं कलम से लिखता हूं तो कलम और मेरा संबंध हुआ, तो ये करण कारक की पहचान होती है। और अपादान तत्पुरुष में अलगाव होता है, जुदाई होता है। तो अपादान तत्पुरुष में वो आप, जब मैं उदाहरण दूंगा तो आपको समझाऊंगा। फिर कहता है कि जो 5वां भेद होता है उसका नाम है संबंध तत्पुरुष। 5वां भेद, ये कारक के चिन्हों के आधार पर संबंध तत्पुरुष चिन्ह का के की, किसमें? व्याख्या में लिखना होगा इसको। और जो इसका अंतिम भेद 6वां, वो नाम है अधिकरण तत्पुरुष। नाम अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। और इसका व्याख्या में कारक चिन्ह लोप में, पय और पर। ठीक है। इस तरह विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद हुए। कौन? कर्म तत्पुरुष, जिसमें कारक चिन्ह को का लोप होना। कर्ण तत्पुरुष, जिसमें कारक का चिन्ह से या के द्वारा का लोप होना। संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें कारक का चिन्ह के लिए का लोप होना। अपादान तत्पुरुष, जिसमें कारक चिन्ह से का लोप होना। और संबंध तत्पुरुष, जिसमें का के की का लोप होना। और अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में, पय और पर का लोप होना। ठीक है। यह विभक्तियों के आधार पर क्या भेद हुए? 6 भेद हुए। अब यहां एक मैटर आता है कि साहब आपने इसमें प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक की चर्चा नहीं की, आपने अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक की व्याख्या नहीं की। तो मैं लिख तो नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात बता दे रहा हूं मित्र कि तत्पुरुष के विभक्ति आधार पर 2 ही भेद हैं। विभक्ति आधार पर 2 ही भेद हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष का मतलब यह होता है कि जिसका पूर्व पद की विभक्ति और उत्तर पद की विभक्ति
पूर्व पद की विभक्ति और उत्तर पद की विभक्ति। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कमल नयन, उदाहरण क्या दिया, कमल नयन। तो देख रहे हो कमल नयन में कमल में भी प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है, और नयन में भी कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि प्रत्येक समस्त पद का उत्तर पद तत्पुरुष के उदाहरणों का प्रत्येक समस्त पद का या लगभग समास का उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में ही होता है। प्रत्येक संज्ञा प्रथमा विभक्ति में विद्यमान होती है। फिर क्या कहा कि कमल नयन जब कहा तो कमल भी प्रथमा विभक्ति में और नयन भी प्रथमा विभक्ति में, इसलिए यह हुआ समानाधिकरण तत्पुरुष। लेकिन जब मैंने कहा, क्या कहा, जब मैंने कहा सर राजपुत्र, राजपुत्र, तो जानते हो राजा में षष्ठी विभक्ति होती है, राजस्य पुत्र इति राजपुत्र कथ्यति, राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। तो राजा में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और पुत्र में प्रथमा विभक्ति, अर्थात इन दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हैं। राजपुत्र में राजा के अंदर संबंध कारक और पुत्र के अंदर कर्ता कारक, जबकि कमल नयन में कमल के अंदर भी कर्ता कारक और नयन के भी अंदर कर्ता कारक, इसलिए समानाधिकरण तत्पुरुष है और यह व्यधिकरण तत्पुरुष है। और इसी व्यधिकरण तत्पुरुष के विधनाधिकरण, यानी जिसमें विभक्तियां भिन्न भिन्न हो, पूर्व पद की विभक्ति उत्तर पद से भिन्न हो, उस आधार पर इस तत्पुरुष के 6 भेद आए, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। और यह प्रथमा विभक्ति समानाधिकरण तत्पुरुष ही कहलाया, क्या, कर्म धारय समास। ये समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय समास है, जिसको हमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलग से पढ़ाना पड़ता है, वरना प्राचीन विद्वानों ने समास के तो 4 ही भेद माने थे। और कर्मधारय की उत्पत्ति किससे मानी थी, तत्पुरुष से, और द्विगु की उत्पत्ति, क्योंकि कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण होता है और द्विगु समास का पूर्व पद भी संख्यावाची विशेषण होता है। यह समानता थी दोनों में, लेकिन दोनों में व्याख्या में अलगाव था, उसी आधार पर द्विगु नाम पड़ा। तो इस तरह ये समानाधिकरण तत्पुरुष है। और कल एग्जाम में पूछे कि समानाधिकरण तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या है, तो 100% ठोक के यो कर्म धारय। समानाधिकरण तत्पुरुष का ही दूसरा नाम कर्म धारय है और व्यधिकरण तत्पुरुष के ही 6 भेद है। क्लियर, ये बात आप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको मैं यहां से हटाता हूं और 1-2 पॉइंट्स और चर्चा करने के बाद उदाहरणों के साथ व्याख्या करेंगे। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा यहां से हटा करके मैं 1-2 पॉइंट्स अभी बता करके तब व्याख्या करूंगा। ये हटाया और इनको रहने देता हूं। अब देखो भैया, अब अगर तत्पुरुष समास के उपभेदों की व्याख्या की जाए, उपभेद, तत्पुरुष समास के उपभेदों की व्याख्या की जाए तो इसके उपभेद हैं, उपभेद हैं मालूम कितने? 3 हैं, 3। पहला है इसका उपभेद नए समास, बहुत ही महत्वपूर्ण नए समास। दूसरा है प्रादि तत्पुरुष, और तीसरा नाम अलुक तत्पुरुष, जिसमें से आपको सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नए समास की व्याख्या करनी होगी, जानना होगा। और नए समास के अंदर मालूम है क्या, इसका पूर्व पद नए समास का, किसका, नए समास का, इसका पूर्व पद निषेधवाचक होता है, निषेधवाचक होता है। और मैं यहां से कल पूछे उपभेद कितने हैं, तो 3, नए, प्रादि और अलुक। और यहां से मैं प्रादि और अलुक को अभी हटा दे रहा हूं, है ना, और मुख्य रूप से चर्चा नए समास की करूंगा। इसका पूर्व पद निषेधवाचक होता है तथा पूर्व पद के रूप में जानते हैं आप, पूर्व पद के रूप में किसका यूज होता है? एक उपसर्ग आता है अ का मतलब नहीं होता है, अन
नौ, नौ, और एक अरबी का उपसर्ग है। एक अरबी का उपसर्ग जानते हैं क्या है? गैर, गैर, गैर। क्या ये होता है? तथा पूर्व पद के रूप में अ, अन, नौ, गैर, ये मैं यहां तथा डाल दे रहा हूं, या गैर, गैर का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। जैसे जैसे आपने सुना होगा अनाथ, अनाथ, तो अनाथ में उपसर्ग है और इसकी व्याख्या होगी जिसके साथ नाथ न हो, स्वामी न हो, और एक नकारात्मक अर्थ है, इसलिए यह किसका उदाहरण होगा? यह किसका उदाहरण होगा? नए समास का। तो नए, प्रादि और अलुक ये तत्पुरुष के उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के भेद पूछे जाएं तो 6 भेद हैं। एक सावधानी और रखनी है कि वह 6 भेद व्यधिकरण तत्पुरुष के भी भेद कहलाते हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष का ही दूसरा नाम कर्मधारय है। इसीलिए आपको तत्पुरुष और कर्मधारय में डाउट खड़ा होता है। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। पूरे वीडियो में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आराम से व्याख्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को नोट करा रहे हैं और आप भी आराम से पॉइंट्स को नोट करते रहो। राठौर वर्ल्ड की दुनिया में बने रहो और मेरे अगर वीडियोज, मेरे पढ़ाने की स्टाइल, अगर मेरे क्लासेज अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें जरूर से जरूर उन बच्चों के पास पहुंचाओ। राठौर वर्ल्ड को उन लोगों के पास पहुंचाओ जिनके पास अभी तक ये नहीं पहुंचा। इसका दायरा बढ़ाना होगा। इस लाइव क्लास आने से पहले इसका दायरा हम लोगों को बड़ा लंबा चौड़ा करना है। इसको लाइक कराना है, सब्सक्राइब कराना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और उन लोगों तक पहुंचाना है जिन लोगों तक अभी राठौर वर्ल्ड नहीं पहुंचा है। तो हम इसके उदाहरणों के साथ फिर तत्पुरुष समास की व्याख्या करते हैं। अब उदाहरणों की बात करते हैं और व्याख्या सहित इसका विग्रह भी करेंगे। यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो इसकी व्याख्या क्या होगी? यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। ये इसका ये क्या है? सॉरी, ये भी समस्त पद है, ये भी समस्त पद है, समस्त पद, समस्त पद ये भी है। और ये जो मैं कर रहा हूं इसका ये विग्रह है, ये विग्रह हो रहा है, ये विग्रह कर रहा हूं। यश को प्राप्त, रथ चालक, तो व्याख्या क्या होगी? रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। करुणा पूर्ण, व्याख्या क्या होगी? कौन सा तत्पुरुष होगा बताऊंगा, पहले व्याख्या कर रहा हूं, इसकी विग्रह कर रहा हूं। करुणा से पूर्ण। शोकग्रस्त, तो क्या होगा? शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। ये देशभक्ति, व्याख्या क्या हो जाएगी? देश के लिए भक्ति, व्याख्या होगी देश के लिए भक्ति, इसकी व्याख्या हो जाएगी देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, तो कड़ी किसके लिए बनाई गई? हाथ के लिए, तो यहां उद्देश्य है तो क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब यहां देखो अधर्म, अ लगा है, अ और अ का मतलब नहीं, तो ये नए तत्पुरुष होगा। अधर्म किसका उदाहरण होगा? नए तत्पुरुष। और व्याख्या होगी न धर्म, न धर्म, अगर अनर्थ होता न अर्थ, अनिष्ट होता न इष्ट, और ये सभी उदाहरण होते नए तत्पुरुष के। धनहीन, धनहीन, तो धन से अलगाव है, धन से हीन, धन से हीन। पाप मुक्त, तो क्या होगा? पाप से मुक्त, पाप से अगर यही पाप युक्त हो जाता तो तृतीय तत्पुरुष होता, कर्ण तत्पुरुष, और पाप मुक्त हुआ तो अलग हो गया, अलग हो गया, तो ये हो गया पंचमी तत्पुरुष। कौन सा? अपादान तत्पुरुष। और ये राजपुत्र, तो व्याख्या क्या हो जाएगी? राजा का पुत्र। खष्टी तत्पुरुष। शोक मग्न, तो व्याख्या होगी शोक में मग्न, शोक में मग्न। ये गृह प्रवेश, तो व्याख्या हो जाएगी गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। अब गैर वाजिब, गैर शब्द लगा, गैर, तो ये नए हो जाएगा, नए तत्पुरुष। न
वाजिब, व्याख्या होगी न वाजिब, जो वाजिब न हो वो गैर वाजिब। नए तत्पुरुष नापसंद, न पसंद यानी जो पसंद न हो वो नए तत्पुरुष। तो अगर यहां पर देखोगे तो यश को प्राप्त ये कर्म तत्पुरुष, ये द्वितीय तत्पुरुष, ये रथ को चालक द्वितीय तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष, करुणा से पूर्ण उदाहरण हो जाएगा ये किसका, कर्ण तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष, शोक से ग्रस्त कर्ण तत्पुरुष के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये पंचमी, ये चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष उद्देश्य है। हाथ के लिए कड़ी संप्रदान तत्पुरुष, न धर्म न समास, और धन से हीन अलगाव प्रीपोजिशन फ्रॉम, तो यह हो गया पंचमी यानी अपादान तत्पुरुष। पाप से मुक्त अपादान तत्पुरुष, राजा का पुत्र काके की, तो खष्टी तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष, शोक मग्न, शोक में मग्न, ये कौन सा हो गया तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, गृह में प्रवेश में चिन्ह आया किसका, अधिकरण कारक, तो ये सप्तमी तत्पुरुष गैर वाजिब, न वाजिब, न समास और न पसंद न समास हुआ, जो कि उपभेद है तत्पुरुष का। तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए। अब मैं अगली व्याख्या इसके बाद तुरंत करूंगा कर्मधारय समास की, क्योंकि कर्मधारय और तत्पुरुष में आपको हमेशा मैटर फंसता है, और आज उसका हम देशज मसाले के साथ निदान करेंगे। तो तीसरे समास के रूप में हम व्याख्या करने चल रहे हैं नाम कर्म धारय समास, नाम कर्म धारय समास, कर्म धारय समास, ठीक है सर, कर्म धारय समास। तो जैसे ही इस समास के नाम के ऊपर चलते हो तो ये क्या है, कर्म है, कर्म, और तेरा कर्म ही तुझको चाहे तो बुलंदियों पर ले जा सकता है, और चाहे तो तुम्हें धरातल के उस अधर तक ले जा सकता है जहां से कोई नहीं निकाल सकता। तो एक सामान्य जीव को उसको सामान्य से विशेष बनाने में योगदान किसका होता है, कर्म का होता है, और वही कर्म सामान्य को विशेष बनाता है, और विशेष बनाने वाला तत्व विशेषण कहलाता है, और वह पद विशेष्य कहलाता है। विशेष बनाने वाला पद उपमान कहलाता है, और जो पद विशेष्य बनता है वही उपमेय कहलाता है। जो पद विशेषण यानी जो विशेषता बताता है वह अप्रत्यक्ष होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह प्रत्यक्ष पद होता है। इन्हीं का कॉम्बिनेशन, विशेषण विशेष्य का कॉम्बिनेशन, उपमान उपमेय का कॉम्बिनेशन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का कॉम्बिनेशन ही निर्माण किस समास का करता है, कर्मधारय समास। क्योंकि कर्मधारय में कर्म को धारण किया जाएगा, और जब कर्म को धारण किया जाएगा तो वह सामान्य से विशेष होगा, चाहे वह धनात्मक या फिर ऋणात्मक। अब व्याकरणिक झलक डालते हैं, व्याकरणिक दृष्टिकोण डालते हैं। तो इसका क्या है, इस समास का उत्तर पद, इसका भी उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, खड़ी पाई। इसके बाद क्या, दोनों पदों में जो दोनों पद होते हैं, कौन, पूर्व पद और उत्तर पद, तो दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय, या तीसरा चीज कहलाता है, और वो चीज क्या होती है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का संबंध होता है, यानी एक पद अगर विशेषण है
तो कर्मधारय समास का दूसरा पद विशेष्य होगा। अगर एक पद उपमान तो दूसरा उपमेय, जिसकी विशेषता बताई जाती है। एक पद अगर अप्रत्यक्ष है, देखो यही तत्पुरुष और कर्मधारय में अंतर पैदा करता है, वरना समानाधिकरण तत्पुरुष से ही कर्मधारय है। अब उसके दोनों पद प्रत्यक्ष होते हैं, तत्पुरुष समास के दोनों पद प्रत्यक्ष होते हैं। चूंकि तत्पुरुष और कर्मधारय के दोनों के ही क्या है, उत्तर पद प्रधान है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि तत्पुरुष समास का पूर्व पद, तत्पुरुष समास का पूर्व पद सहायक होता है, जबकि कर्मधारय का पूर्व पद गौण होता है, वो दिखाई नहीं देता। ये मैं ट्रिक सिखाऊंगा, दिखाऊंगा और आज सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो ये इनमें क्या है, संबंध है। इसे, ये मेन पॉइंट्स हैं, इसे समानाधिकरण, इसे समानाधिकरण, इसे समानाधिकरण तत्पुरुष, इसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। प्रथमा विभक्ति इसी में होती है, समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, कहते हैं। मैटर समझे कि नहीं समझे? जैसे मैटर को समझना भैया, जैसे चंद्रमुख, 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 तो यहां अगर देखा जाए तो यहां पर चांद के द्वारा मुख की विशेषता बताई जा रही है। मुख, चांद, मुख की तुलना चांद से की गई है। तो यहां चंद्रमुख में मुख प्रस्तुत पद है, मुख, मुख वहां पर प्रत्यक्ष है, लेकिन चंद्र क्या है, अप्रस्तुत पद है, अप्रत्यक्ष पद है। चंद्र यहाँ उपमान है और मुख उपमेय है। चंद्र यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया, जन्म संज्ञा का, जन्म से ये संज्ञा पद है, लेकिन प्रयोग धर्म में यहाँ ये विशेषण है और यह मुख विशेष्य है। तो इसकी व्याख्या क्या हो गई, चांद या चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, ये इसकी व्याख्या हो गई। अगर मैंने कहा, क्या कहा, नील गगन, नील गगन, नील गगन कहा, तो व्याख्या हो जाएगी नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। मैटर समझे कि नहीं समझे? नील गगन। तो यहां पर मैं एक नोट डाल रहा हूं। क्या नोट डाल रहा हूं? नोट क्या, कर्मधारय, कर्मधारय समास, समास के विग्रह में, के विग्रह में, के विग्रह में क्या पाया जाता है, के विग्रह में के समान, के समान कौमा के रूपी, के रूप में, के रूपी या है जो, है जो का प्रयोग होना चाहिए, का प्रयोग होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर? ये किसमें, कर्मधारय समास के विग्रह में। ये आपने देखा, मैंने व्याख्या दिखाई यहां से लेकर यहां तक, यहां से ये है जो, ये जब है जो व्याख्या तब होगी जब एक पद विशेषण जन्म से भी और कर्म से भी, जन्म से भी प्रयोग से भी, तो ये जब दो, एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य, तो वो व्याख्या में आ जाएगा है जो। लेकिन एक पद जन्म से व्याकरण के दृष्टिकोण से संज्ञा, लेकिन प्रयोग धर्म में यहां विशेषण है, तो व्याख्या में आ जाएगा के समान। तो चांद के, चंद्र के समान मुख, इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। इसके दोनों, एक पद में विशेषण तो दूसरे में विशेष्य, एक में उपमान तो दूसरा उपमेय, एक अप्रत्यक्ष तो दूसरा प्रत्यक्ष होता है, तथा इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। आओ अब कुछ उदाहरणों के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तथा तत्पुरुष और कर्मधारय में मैं डिफरेंस भी दिखाऊंगा और ट्रिक बताऊंगा। अब हम लोग उदाहरणों के साथ किसकी व्याख्या करने चले हैं, कर्मधारय समास की। ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं, कर्मधारय समास के हैं, ये सभी कर्मधारय समास हैं। अब यहां पर देखो, आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, जरा ट्रिक देखना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था, राजपुत्र लिया था, फिर क्या, हथकड़ी, हथकड़ी ये शब्द था। फिर आपने क्या देखा था, जेब कतरा, जेब कतरा। तो थोड़ा ये देखो, तीन शब्द यहां से देखो, और यहां कनकलता, प्राण प्रिय,
और अगर मैं यहां से दिखाऊं चरण कमल मृग नयन, तो इन शब्दों में एक समानता है। क्या है कि यह भी संज्ञा, यह भी संज्ञा। कनक मीन्स सोना, जन्म से संज्ञा, यह भी संज्ञा, प्राण भी संज्ञा, प्रिय भी संज्ञा। और यहां क्या कहता है कि मृग भी संज्ञा, नयन भी संज्ञा, चरण भी संज्ञा, कमल भी संज्ञा, राज भी संज्ञा, राजा, राजा भी संज्ञा, पुत्र भी संज्ञा, हाथ भी संज्ञा, कड़ी भी संज्ञा, जेब भी संज्ञा और काटने वाला भी संज्ञा। ये पदों में समानता के चलते तत्पुरुष और कर्मधारय में आपको डाउट होता है। रीजन कि समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय है। तो आप सोचते हो कि सर कैसे डिफरेंस पैदा करें, कैसे हम जाने कि कौन तत्पुरुष और कौन कर्मधारय, हम तो मान रहे हैं तो गड़बड़ा जा रहे हैं। तो आज गड़बड़ाने का ऑपरेशन है कि सुनो, अगर दोनों पद दिखाई देंगे, अगर दोनों पद दिखाई देने की संभावना हो तो आंख मूंद के मार देना तत्पुरुष, और एक पद दिखे और दूसरा पद न दिखे तो आंख मूंद के मारना कर्मधारय। क्या मार देना? कर्मधारय। जैसे अब एग्जांपल देखो, जैसे राजपुत्र, तो राजा भी दिखेगा और पुत्र भी दिखेगा। वहां राजा भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, हाथ भी होगी, कड़ी भी होगी, जेब भी होगा और काटने वाला भी होगा। लेकिन जब कनक लता कहते हो तो लता सिर्फ होती है, सिर्फ लता, कनक वहां नहीं होता, कनक नहीं होता, लता सिर्फ मौजूद होती है। प्राण प्रिय कहते हो तो जो व्यक्ति आपको प्रिय है, जो व्यक्ति आपको प्रिय है वही मौजूद होता है, वहां प्राण नहीं दिखाई देता। समझ रहे हो ना? अगर आपने मृग नयन कहा तो सिर्फ नयन रहती है वहां पे, आपके मृग नयन, तो वहां पर क्या मृग है? नहीं, नयन है, नयन। तो खाली एक पद दिखाई दिया, दूसरा तो दिखाई नहीं दे रहा। चरण कमल, चरण कमल, तो वहां चरण दिखाई दे रहा है, कमल नहीं है। इन दोनों में से एक पद दिखा, चरण, कमल नहीं दिखाई दिया, तो मित्र वह सभी के सभी उदाहरण किसके होंगे? कर्मधारय के। तो जब दोनों पद दिखेगा, दोनों पद, तो मार देना तत्पुरुष, एक पद दिखेगा और एक पद नहीं तो कर्मधारय। अब इसको हटाता हूं और एक बात बताता हूं कि अब व्याख्या कैसे करोगे। अब व्याख्या में क्या है कि अगर कर्मधारय समास का वो उदाहरण जिसका एक पद जन्म से संज्ञा और प्रयोग धर्म में विशेषण है, जैसे कनक, जैसे प्राण, जैसे मृग, जैसे चरण, तो उनकी व्याख्या करते समय अगर ये दोनों पद यार जन्म से संज्ञा है, व्याकरण दृष्टिकोण से संज्ञा है, ये तो प्रयोग में विशेषण है, तो अगर ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, तो व्याख्या करते समय के समान, सदिश, के जैसे और के रूपी ठोकना। और अगर एक तो जन्म से भी विशेषण, लाल जो है वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ये विशेषण, और मणि संज्ञा, तो ये जन्म से भी विशेषण, प्रयोग से भी विशेषण, आधा, आधा है, जन्म से भी विशेषण और कर्म से भी विशेषण, महान, महा, जन्म से भी विशेषण, कर्म से भी विशेषण, तो परम आनंद, परम शब्द जन्म से भी विशेषण, कर्म से भी विशेषण। तो जब जन्म से विशेषण और कर्म से विशेषण रहेगा तो बिचवा में है जो ठोकना, और एगो जन्म से संज्ञा और प्रयोग में विशेषण, तो के समान ठोकना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसको हम अभी यहां पर प्रयोग कर देते हैं। तो कनक लता, तो व्याख्या क्या हो जाएगी? कनक, कनक मीन्स सोना, कनक के, क्यों? क्योंकि ये जन्म से संज्ञा, प्रयोग से विशेषण, तो बीच में लगाएंगे कनक के समान लता। ये क्या हो जाएगी? प्राण प्रिय, प्राण जन्म से संज्ञा लेकिन प्रयोग में विशेषण, तो बीच में फिर के समान आएगा। क्या होगा? प्राण के समान, प्राण के समान क्या? प्रिय, प्रिय। भाई टाइम तो लगेगा, पूरे वीडियो में रहना पड़ेगा। अगर समास को समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम टेकिंग टॉपिक है, तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा। और व्याख्या कर रहा हूं, मजाक तो हो नहीं रहा। महापुरुष, तो ये विशेषण है, जन्म से भी विशेषण, कर्म से भी विशेषण, तो बीच में क्या आएगा? है जो, तो व्याख्या क्या हो जाएगी? महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। समझे कि नहीं समझे? अधमरा, जन्म से भी विशेषण, कर्म से भी विशेषण, तो व्याख्या क्या हो जाएगी? आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। लाल मणि, जन्म से भी विशेषण, कर्म से भी विशेषण, तो क्या हो जाएगा? लाल है जो
मणि, समझे कि नहीं समझे। फिर क्या कहा, मृद नयन, तो जन्म से संज्ञा प्रयोग में विशेषण, तो व्याख्या बीच में आ जाएगी के समान, मृग के समान नयन, जन्म से संज्ञा कर्म से विशेषण, तो के समान लगाना। परम आनंद, जन्म से विशेषण कर्म से भी विशेषण, तो बीच में है जो, तो क्या हो जाएगा, परम है जो आनंद, समझे कि नहीं समझे। ये चरण कमल, जन्म से संज्ञा प्रयोग में विशेषण, तो क्या हो जाएगा, कमल, बीच में के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। यहां चरण प्रस्तुत पद है और अप्रस्तुत पद कमल है। ये मत व्याख्या कर दीजिएगा कि चरण के समान कमल, कमल के समान चरण। तो इस तरह आप लोगों ने तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययी भाव की व्याख्या देख ली, समझ लिया। अब हम अगले समास की व्याख्या करते हैं। और उस समास, अगला समास हम लोग कोई भी पढ़ सकते, द्वंद्व द्विगु, और आपसे हम आपका 15 मिनट टाइम लेंगे। 15 मिनट में आपका हम तीनों समास की व्याख्या कर देंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच। तो हम चौथे समास की व्याख्या करते हैं, और चौथा समास जिसका नाम द्वंद्व समास, नाम द्वंद्व, ठीक है, जिसके दो तरीके हैं लिखने के, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वंद्व 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 माने क्या होता है, द्वंद्व बराबर वालों के बीच में होता है, द्वंद्व बराबर वालों के बीच में होता है। यही कारण है कि समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या इस समास के दोनों पद क्या होते हैं, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तथा क्या बोला, तथा समास विग्रह में उनके बीच यानी उनके मध्य, क्या, उनके मध्य, और तथा चौ, संस्कृत का शब्द है चौ, कौमा, ये चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह, नाम योजक चिन्ह, ये समस्त पद में भी आता है। ये योजक चिन्ह समस्त पद में भी आता है। द्वंद्व के योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर। अब जैसे आप समझो, क्या बोला, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद की व्याख्या में पदों के मध्य और च तथा या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, ठीक है। फिर क्या कहा, रात दिन, फिर क्या कहा, यहाँ वहाँ, ठीक, यहाँ वहाँ, आना जाना, ठीक। तो अगर इनकी व्याख्या देखोगे तो ये योजक चिन्ह है, और इसकी खास बात है ये जो योजक चिन्ह है, और मैं जब अंग्रेजी में कंजक्शन पढ़ाऊंगा तो कपुलेटिव कंजक्शन बताऊंगा, एंड जिसे हिंदी में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जो दो समान तत्वों को, व्याकरणिक तत्वों को आपस में जोड़ता है। प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, संज्ञा को संज्ञा से, संज्ञा को क्रिया से नहीं जोड़ सकता, क्रिया को क्रिया से, विशेषण को विशेषण से। यही कारण है कि अच्छा बुरा होगा, अच्छा जाना नहीं होगा, अच्छा बुरा, आना जाना, खाना पीना, उठना सोना, रोना हंसना खेलना कूदना, भाई बहन, रात दिन, यहाँ वहाँ, आना जाना, सभी उदाहरण किसके होंगे, द्वंद्व के। और व्याख्या में क्या हो जाएगा, भाई और बहन, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, रात और दिन, रात दिन की, यहाँ वहाँ, यहाँ और बीच में क्या लगाओगे, और तथा, यहाँ और वहाँ। संस्कृत में चौ मिलता है भाई, आना और जाना। योजक चिन्ह के बदले में आप एंड कंजक्शन, एंड अंग्रेजी में और हिंदी में और, तथा और किसका, ये और तथा का यूज करो। ये आना और जाना, आना और
जाना। ठीक है, आना और जाना, ये सभी उदाहरण किसके हुए? द्वंद्व के हुए। कुछ और उदाहरण की, ये भाई बहन, रात दिन, यहाँ वहाँ, आना जाना, ये द्वंद्व के उदाहरण हुए। अब मैं इनको मिटा करके, हटाकर कुछ और उदाहरण दे रहा हूं द्वंद्व समास के, जरा देखना ध्यान से। जैसे कहा पापा पाप, पापा पाप। ठीक है, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, लाभा लाभ, लाभा लाभ। तो इनकी व्याख्या कैसे होगी? इनको पहले संधि विग्रह करना होगा, संधि विच्छेद करना होगा। तो जब इनकी संधि करोगे तो यहीं पर दीर्घ संधि बनेगी, टूटेगा। और क्या टूट जाएगा? पाप प्लस अपाप, पाप प्लस अपाप, अधन अ बराबर आ, पाप धन अपाप। धर्मा धर्म की संधि यहां पर टूट जाएगी, धर्म धन अधर्म, धर्म धन अधर्म। यहां लाभा लाभ यहां टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लाभ धन अलाभ। अ का मतलब नहीं, जिस भी शब्द के पहले लगता है उसको उसका विपरीतार्थक बना देता है। तो ये क्या हो गया? व्याख्या क्या हो जाएगी? पाप, ये प्लस का मतलब और, योजक चिन्ह, पाप और, पाप और क्या हो जाएगा? अपाप, यानी जो पाप न हो, अर्थात पुण्य। पाप और पुण्य को ही पापा पाप कहते हैं। पाप और अपाप भी हो सकता है। अपाप शब्द निरर्थक है, इसका शुद्ध शब्द पुण्य है। धर्म अधर्म, तो धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म किसकी व्याख्या हो जाएगी? धर्मा धर्म की। लाभ अलाभ, अलाभ का मतलब ही हानि होता है, तो क्या हो गया? लाभ और हानि, यानी कि अलाभ। समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया। इस तरह आप देखो तो ये कहलाया द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के मध्य तथा और योजक चिन्ह मिलता है। योजक चिन्ह और व्याख्या करते समय तथा और का प्रयोग किया जाता है। अब इसको आपने समझा, आप दिक्कतें होंगी कमेंट बॉक्स में लिखना। और हम अगले समास की व्याख्या करते हैं। पांचवा समास, नाम द्विगु समास। नाम क्या है सर? उसका द्विगु समास। सूत्र याद है ना? देशज मसाला द्वंद्वी अब तक। तो हम पांचवें समास की हेडिंग बनाते हैं, नाम द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। ओके सर। अब इस द्विगु समास चूंकि कहीं ना कहीं से कर्मधारा ही है, रीजन इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और संख्यावाची विशेषण होने के कारण इसे वैयाकरणों ने कर्मधारे के उपभेद के रूप में माना हुआ है। परंतु यहां हम व्याकरण में समास के पांचवें भेद के रूप में व्याख्या किसकी कर रहे हैं? द्विगु समास की। तो इसके विषय में क्या लिखेंगे? इस समास का इसका भी साहब उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व सदैव संख्यावाची होता है। पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है। पूर्व पद सदैव संख्यावाची, क्या विशेषण या संख्यावाची लिख रहा हूं, संख्यावाची होता है। क्लियर? ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है। जैसे यहीं पर मैं पुनः उदाहरणों की चर्चा कर ले रहा हूं। जैसे आप ये एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, इसकी व्याख्या में क्या प्रयोग होता है? इसकी व्याख्या में जब इसकी व्याख्या करते हो या विग्रह करते हो, व्याख्या की जगह एक शब्द लिखता हूं विग्रह। इसके विग्रह में समूह या
समाहार, समूह या समाहार का प्रयोग होता है। इसके विग्रह में समूह या समाहार का प्रयोग होता है। ठीक है सर। जैसे 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 मैंने कहा चौराहा, क्या कहा? चौराहा। चौराहा मैंने लिया, क्या लिया? त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन। यदि मैंने एग्जाम्पल में लिया, क्या लिया सर? और कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है। फिर एक उदाहरण आता है, आप लोगों ने ये सुना होगा, पंचवटी, 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 पंचवटी। तीन चार उदाहरण पे ही लेके चलता हूं, तीन चार उदाहरण पे ही लेके मैं चल रहा हूं। चौराहा, तो व्याख्या क्या हो जाएगी? चार राहों का समूह या समाहार, चार राहों का समूह या समाहार। त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या हो जाएगा? तीन भुवनों का समूह, तीनों लोकों का समूह, तीन भुवनों का समूह या समाहार। फिर कहा त्रिभुज, तो तीन भुजाओं की एक आकृति होती है, तीन भुजाओं का समूह या समाहार। फिर कहा पंचवटी, तो पांच बट, कितने? पांच बटों, पांच बट के पेड़ होते हैं। देखो पंचवटी को कहीं बहुब्री भी माना गया है, बिकॉज जब राम का वनगमन हुआ था तो राम, सीता और लक्ष्मण जी ये पंचवटी नामक एक जगह पर इन लोगों ने कुछ दिनों तक अपना निवास स्थल बनाया था। तो उसकी व्याख्या कर दी जा सकती है कि पांच बटों का समूह जहां राम, लक्ष्मण और सीता निवास किए थे उसको पंचवटी कहते हैं, तो वो बहुब्री भी हो सकता है। तो पांच बटों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास। क्या हुआ सर? द्विगु समास। अर्थात द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसके व्याख्या करने पर, इसकी व्याख्या में हमेशा समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है और पूर्व पद सदैव संख्यावाची होना चाहिए। क्लियर? अब हम चर्चा समास के अंतिम भेद की करने जा रहे हैं, नाम बहुब्री समास, जिसको लेकर आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज उसका भी क्लियर कट हम करेंगे। ठीक है सर। नाम बहुब्री समास। ठीक है। बहुब्री समास, तो बहुब्री समास में लिख दे रहा हूं, बहुब्री समास। बहुब्री समास सर इसके विषय में क्या है? इसके विषय में जानते हैं? ये बड़ी खतरनाक चीज है। यानी प्रत्येक समास बहुब्री समास हो सकता है यदि उसका पूर्व पद और उत्तर पद के सिवाय एक अन्य पद प्रधान हो जाए तो वो बहुब्री समास होगा। ये सब व्याकरणिक बातें हैं, मैं आपको बेसिक फार्मूला बता रहा हूं, परंतु पहले जरा व्याकरण दृष्टिकोण लिख लेने दीजिए। क्या कहा बहुब्री समास में? जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, एवं अन्य पद, इन दोनों पदों के सिवाय अतिरिक्त अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वो क्या है? बहुब्री समास। ये तो किताबी बात है। हम अब आपको अपना एक फार्मूला बताते हैं और यहाँ नोट में डाल के दे रहे हैं, बस इसी को दिमाग में रखना। खटाक बहुब्री समास खत्म। आज के बाद बहुब्री का कोई डाउट नहीं रहेगा। वो फार्मूला क्या है कि बहुब्री समास, देखो बहुब्री समास, एक लाइन लिख रहा हूं, इसको व्याकरण से भी प्रूफ करूंगा। बहुब्री समास जन्म से नहीं, कौमा कर्म से, ये लाइन समझाऊंगा। बहुब्री समास जन्म से नहीं कर्म से, मान्यता
प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। समझ में आई बात? ये लाइन में समझा रहा हूं, जरा समझना। कहता है जन्म से तो समास के दो ही पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये जन्म से पूर्व पद और उत्तर पद में ही होता है। जैसे अगर मैंने लिखा गजानन, शब्द क्या लिखा? गजानन, तो शब्द की गज धन आनंद, पूर्व पद गज और उत्तर पद आनंद। तो गज पूर्व पद और उत्तर पद आनंद ये जन्म से मिले हैं समस्त पद को, लेकिन ये कर्म से, बोला ये कर्म से क्या हो गया? गणेश हो गया, गणेश। इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, ये ओनली वन होता है, इसलिए इसे कहा गया बहुव्रीहि। इसका अर्थ उन दो के सिवाय बहु है, अलग है, तो वह कहलाए बहुव्रीहि समास। तो गजानन तब व्याख्या हो जाएगी गज के समान आनंद है जिसका, अर्थात गणेश। तो इसका तीसरा पद गणेश आएगा और ये कहलाएगा बहुव्रीहि समास। हम उदाहरण देके व्याख्या करेंगे। अब यहां से मैं गजानन को हटा करके ये देसी ट्रिक बता रहा था कि यह जन्म से नहीं कर्म से मान्यता प्राप्त करता है। यह क्या होता है? विशेष होता है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। यह विशेष है एवं केवल एक वह सर्वमान्य है, वह सर्वमान्य है। मैटर समझे कि नहीं समझे? इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे आपने कहा नीलकंठ, तो नीला है कंठ, तो हम भी मार कर लिया और नीला कर लिए कंठ, तो हम भी नीलकंठ हो गए? नहीं भाई, नीला है कंठ जिसका वो एक ही है ब्रह्मांड में, नाम शंकर। तो तीसरा पद शंकर उस नीलकंठ को प्रदान कर दिया, समस्त पद की व्याख्या किया। शंकर समस्त पद की तरफ इशारा करता है, इसलिए वह तीसरा पद शंकर अर्थ रख करके किस समास में चला गया? बहुव्रीहि समास में। क्लियर कट? तो हम अब उदाहरणों के साथ कुछ इसकी व्याख्या करते हैं। तो अब बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। ध्यान रहे, यह जन्म से नहीं कर्म से होता है, जीव बाद में धारण करता है। अर्थात लंबोदर, संधि करोगे लंबोधन उदर गुण संधि, तो क्या होगी? लंबा है उदर, लंबा है उदर। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। इसमें है जो मत लगाना, वरना कर्मधारय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन? गणेश। तो ये हुआ तीसरा पद, अर्थात गणेश तीसरा पद प्रदान हुआ जो समस्त पद की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। अब का दस आनंद संधि दीर्घ संधि, दस हैं आनंद, ये 10 है आनंद, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं। अगर इस दुनिया में कोई भी प्लास्टिक का 10 मुंह लगा ले तो 10 आनंद नहीं हो जाएगा। कहता है यह ब्रह्मांड में केवल एक है, ये जन्म से नहीं। शीश काटा जब रावण ने 10 शीशों का दर्शन ब्रह्मांड को कराया, तब वो कहलाया 10 आनंद। तो 10 है आनंद जिसके अर्थात कौन? अर्थात रावण। फिर कहा चंद्रमौली, मौली मीन्स ये ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग। तो क्या बोला? शीश पर चंद्र है जिसके कौन है? जिसके अर्थात कौन भाई? शंकर, अर्थात शंकर। क्या? चौलड़ी, क्या कहा? लड़ियों का, लड़ी जानते हो ना? लड़ी जो माला में पहनाई जाती है, लड़ियों का समूह। तो लड़ियों का एक विशेष समूह क्या कहलाता है? माला, अर्थात माला। तो चौलड़ी भी हो गई माला के कारण कौन सी समास? बहुव्रीहि समास। मृत्यु को जीतने वाला इस ब्रह्मांड में केवल एक है, वो है
शंकर शंकर। तो मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर शंकर। ठीक है। फिर कहा मृगेंद्र मृगेंद्र। तो क्या कहा? मृग में, हिरण में, मृग में इंद्र के समान अर्थात उसे क्या कहा जाता है? सिंह। शेर हो सिंह, शेर, इसे कहते हैं मृगेंद्र, इसलिए बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी, पाणी मीन्स हाथ होता है, पाणी में चक्र है जिसके अर्थात विष्णु। तो ये हुआ चक्रपाणी। क्लियर सर? बहुत सारे और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पीतांबर और नीलांबर को लेकर आपको समस्या रहती है। तो पीतांबर की दो व्याख्याएं होंगी। पीत है अंबर जो, पीत का मतलब पीला, तो पीला विशेषण है जो लगा देंगे, है जो लगाएंगे तो कर्मधार है, और पीला वस्त्र धारण करने वाला तो विष्णु हो जाएगा, तो बहुब्रीहि। पीतांबर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों का उदाहरण है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, यह व्याख्या होगी कर्मधारय की, और नीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात बलराम, ये व्याख्या होगी किसकी? बहुब्रीहि की। तो एक बात ध्यान रखना, बहुब्रीहि जन्म से नहीं कर्म से होता है, इसके समान दूसरा कोई नहीं होता, ये ओनली वन होता है, और कोई भी समास बहुब्रीहि हो सकता है यदि उसका अन्य पद प्रधान हो। क्लियर? तो मित्रों, इस तरह आप लोगों ने देखा कि हमने समास के ऊपर एक डिस्कशन किया, एक लंबा डिस्कशन चला, वीडियो लंबा है, रीजन कि भाई हमने सारे टॉपिक इस समास को कवर अप दिया है। तो थोड़ा अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा है, और 100% अच्छी क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि मैं भी आपकी सफलता के लिए दिन रात एक किया हूं, और नित्य प्रतिदिन शोधों के साथ प्रस्तुत होता हूं। तो आज के लिए समास की समस्त व्याख्या मैंने की, और बड़े ही सूझबूझ और ईमानदारी के साथ शोधों के साथ किया, क्योंकि हम जानते हैं आपकी सफलता मेरे साथ और मेरी सफलता आपके साथ। तो राठौर वर्ल्ड पर इसी तरह आप अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बनाए रखिए, और वीडियोज को खूब शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब किया तो दिल से धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, प्रणाम, नमस्कार।